छोटे बच्चे के लिए जो सेहत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो बेसिक पिलर है, वो क्या होता है? उनका ग्रोथ मानिए कि फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, उसके साथ साथ उसका वैक्सीनेशन, हाइजीन का ख्याल रखना, ये सारे चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। न्यूबॉर्न बेबी से न्यूट्रिशन कैसे स्टार्ट होता है? क्या क्या चीज़ें उनको खिला सकते हैं हम लोग? माँ का दूध जो है 6 महीने तक एक्सक्लूसिवली देने हैं, तो आपको बाहर से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे का जो है इमोशनल एंड मेंटली डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में जानना चाहते थे कि पेरेंट्स को कैसे रिएक्ट करना चाहिए और कब रिएक्ट करना चाहिए? 4 महीने तक गर्दन संभालना नहीं हो रहा है, 4 महीने तक सोशल स्माइल नहीं आ रहा है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि थोड़ा बहुत चीज़ें गलत की तरफ जा रहा है। 1 और 2 ईयर्स तक का जब बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट है, हाँ जी। तो उस टाइम पे हम क्या ऐसी चीज़ें और ऐड ऑन कर सकते हैं ताकि कि वो डेवलपमेंट में और हेल्प हो? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पॉडकास्ट चैनल फार्मा रेमेडीज़ में। मैं हूँ आपका होस्ट आकाश भटनागर। हम इस पॉडकास्ट में बात करते हैं सेहत और सेहत से जुड़ी जानकारी के बारे में। आज मेरे साथ बहुत ही एक्सपीरियंस एंड रिस्पेक्टिव पेडिशन हमारे साथ हैं, जिनका नाम है डॉक्टर धर्मराज। वेलकम सर, कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं सर, ठीक हूँ। थोड़ा सा आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन देंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आपकी पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट हुई थी, जर्नी कैसे रही है? जी, बिल्कुल। मेरा नाम डॉक्टर धर्मराज है और मैं अभी प्रैक्टिसिंग हूँ एज ए कंसल्टेंट इन मार्क हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, नोएडा सेक्टर 66 में। और मेरी अपनी क्लिनिक जो है 104 में है, नोएडा में, डॉक्टर मंजर गायनी एंड पीडियाट्रिक सेंटर में। ओके। मेरी पढ़ाई हुई थी SCB मेडिकल कॉलेज कटक से, MD मैंने की। उसके बाद मेरी सारी जो ट्रेनिंग हुई नेक्स्ट बेसिस पे वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली से हुई। उसके बाद मैंने काम किया, असिस्टेंट प्रोफेसर रहा वहाँ पे। उसके बाद मैंने यथार्थ हॉस्पिटल में कंसल्टेंसी की। उसके बाद अभी फोर्टिस में भी कंसल्टेंट की तरह काम करता हूँ और साथ साथ अपनी क्लिनिक भी चलाता हूँ। सो सर, बहुत सुन के बहुत अच्छा लगा जी। एंड थैंक्स फॉर कमिंग ऑन माय पॉडकास्ट चैनल। सो सर, हम लोग यहाँ पे आज बात करेंगे छोटे बच्चों के बारे में। जैसे आप पीडियाट्रिक डॉक्टर हैं, जी। तो उनसे रिलेटेड जो उनके पेरेंट्स के कंसर्न रहते हैं, जी। उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है, एक छोटे बच्चे के लिए जो सेहत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो बेसिक पिलर है, वो क्या होते हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये मैं मानता हूँ कि वो कैसे बढ़ते हैं। बढ़ने के साथ साथ अगर उनका ग्रोथ मानिए कि फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, उसके साथ साथ उसका वैक्सीनेशन, हाइजीन का ख्याल रखना, ये सारे चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ओके। इन सब का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और फिजिकल ग्रोथ आप देखोगे, जो फिजिकल माइलस्टोन्स हैं वो ठीक से आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। मेंटल ग्रोथ उसी के हिसाब से होता है, बच्चों का बात करना, बच्चों का रिएक्ट करना, बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं, बच्चे कैसे बात करते हैं, बच्चे कैसे आई कांटेक्ट करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। उसके साथ साथ वैक्सीन भी बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करती है, जैसे हमारी इम्यून बूस्टअप करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बाकी रही इन्फेक्शियस डिजीज़, जो संक्रमण से बढ़ता है, जो बीमारियां फैलती हैं, उसका भी हम कैसे उसको कंट्रोल करेंगे, उसका कैसे निराकरण करेंगे, तो हाइजेनिक प्रैक्टिसेस कैसे करना है, ये सब का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मोर इम्पॉर्टेंट इज़ न्यूट्रिशन, तो हम न्यूट्रिशन के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। सो सर, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही है कि छोटे बच्चों के लिए न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए? जैसे न्यूबॉर्न बेबी से न्यूट्रिशन कैसे स्टार्ट होता है, क्या क्या चीज़ें उनको खिला सकते हैं हम लोग? क्योंकि पहले के ज़माने में लोगों के पास में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती थी, जो कि दादी नानी से इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। अब लोग न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहते हैं और वो सब इन्फॉर्मेशन उनके पास में रहती नहीं है। कोई जॉब के लिए मेट्रो सिटी के अंदर रह रहा है, बिल्कुल। तो एक डिस्कनेक्ट है। जी। तो न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या चीज़ें छोटे बच्चे से, जैसे वो न्यूबॉर्न बेबी है, वो 6 डेज से स्टार्ट होता है या 15 डेज के बाद में, क्या क्या न्यूट्रिशन वैल्यू उनको मिलनी चाहिए, और वो टिल 2.5 ईयर्स तक उनको क्या क्या हमारे को न्यूट्रिशन देना चाहिए? आपका सवाल बिल्कुल सही है।
क्योंकि ना हम लोग जो जनरल प्रैक्टिस करते हैं तो वो आइडियली आपको ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो एक्सक्लूसिवली आपको 6 महीने तक कराना चाहिए। ओके। और हमने देखा है क्या यहाँ पे मतलब हमारी कम्युनिटीज़ में ज़्यादातर गाय का दूध का देना, पानी देना, ये सारी चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है जो जबकि इसको नहीं देना है। ओके। आपको भूख भी मिटानी है माँ के दूध से, प्यास भी मिटाना है माँ के दूध से। ओके। तो आपको माँ का दूध जो है 6 महीने तक एक्सक्लूसिवली देने हैं। तो और बच्चे को कुछ प्यास भी लग रही है तब भी ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, बिल्कुल और भूख के लिए भी ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल। ब्रेस्ट फीडिंग में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। उसमें वाटर जो होता है वो बहुत ही एक्यूरेट अमाउंट में जितना रहना चाहिए उतना ही है। न्यूट्रिशंस जो चाहिए उतना ही है, भरपूर है उसमें। तो आपको बाहर से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं। अगर एडिक्वेटली और सही से आप दूध पिलाते हो तो आप देखोगे ये जो ग्रोथ होता है ना, बहुत ही एक्यूरेटली जितना होना चाहिए सेंटाइल के हिसाब से, जैसे हम ग्राफ में हम अगर उसको ग्राफ में मैच करेंगे बिल्कुल उसी के हिसाब से होता है। सो इसमें कोई वरिसम की बात बिल्कुल भी नहीं है। सर लेकिन ये इसमें कुछ टाइमिंग्स होती हैं, या फिर बच्चे को नॉर्मली जब वो उसको भूख लग रही है तो हाँ भी वो कहते हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ अपना दूध नहीं पिलाती, एग्जैक्ट वो वाली कहावत है। तो कैसे, मतलब किस टाइम पे होता है? क्योंकि हमारे को जैसे हम मैच्योर लोगों के लिए तो एक टाइम फिक्स है कि ये आपका ब्रेकफास्ट टाइम है, ये आपका लंच टाइम है, ये फिर ये आपका डिनर टाइम है। तो उनके कुछ टाइमिंग्स होते हैं या फिर कैसे पता लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सही सवाल है। मैं आपको बता देता हूँ कैसा है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि पहला जो दूध आता है जन्म के बाद, आपको पहले ही बच्चा जैसे ही पैदा हो जाता है तो आपको तुरंत ही बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देना चाहिए। एज सुन एज पॉसिबल, हम बोलते हैं एज सुन एज पॉसिबल। जैसे ओके। बच्चा पैदा हुआ तो आप माँ के दूध में लगा लो। ओके। बच्चे के पास इतना ताकत होता है, इतने रिफ्लेक्सेस होते हैं, उसका स्मेल, उसको सिर्फ एक ही चीज आता है, माँ का दूध पीना। उसको कुछ भी नहीं आता है। ओके। भगवान ने उसको ऐसे ही बनाया है। न्यू बॉर्न बेबी को। यस, वो किसी को नहीं पहचानता, किसी को नहीं जानता। बस वो स्मेल जो है वो इनबॉर्न स्मेल है, उसको लेके वो पैदा होता है और वो स्मेल कहीं पे भी मिले वो पहुंच जाएगा। ओके। सो दैट्स अ वेरी गॉड गिफ्टेड थिंग। कुदरत का करिश्मा है ये तो, मतलब बिल्कुल ये बिल्कुल कुदरत का करिश्मा है। तो ये अलग बात है कि माँ का दूध आना नहीं आना। क्यों ना पहले 1-2 दिन में माँ का दूध जो होता है वो येलोइश होती है, हाई प्रोटीन वाला होता है। उसको बोलते हैं हम फर्स्ट वैक्सीन, उसको बोलते हैं हम कोलोस्ट्रॉम। ओके। कोलोस्ट्रॉम उसको अगर वो इतना एनर्जेटिक होती है और इतना प्रोटीनेशियस होता है, एक बूंद भी अगर बच्चा पी लेता है तो उसको 2 घंटे तक भूख तो लगती ही नहीं है। ओके। You'll be surprised to know that. और ये भी न्यू बॉर्न बेबी एकदम? Exactly. ओके। ठीक है। तो वो जैसे ही आप पिलाते हैं तो उसमें उतनी एनर्जी आ जाती है। हमारी कम्युनिटीज में ये ऐसा माना जाता है कि ये दूध जो है दूध नहीं है, उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। आइडियली उसको डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए, उसको पिलाना चाहिए। तो फर्स्ट 2 डेज के बाद धीरे धीरे वो डाइल्यूटेड मिल्क आना शुरू होता है। फिर डाइल्यूटेड मिल्क आते आप धीरे धीरे आप, ऐसा नहीं है तो आपको सही से टच करानी है, सही से पोजीशन मेंटेन करानी है। आपको हम जो है हम सिखाते हैं। देयर शुड बी ट्रेन्ड पर्सनल हु वुड बी टीचिंग मदर्स कि कैसे आपको पोजीशन लेना है, कैसे आपको लैचिंग कराना है और कैसे आपको पिलाना है। ओके। ठीक है। तो उसके ऊपर भी लैक्टेशनल काउंसलर्स हैं जो आपको बताएंगे कैसे पिलाना है, क्या पिलाना है। अब मैं बस ब्रीफली बता देता हूँ। जैसे आपको हर 2 घंटे में आपको टच कराने हैं, लैच कराना है, माँ को बच्चे के साथ रहना है। उससे क्या होगा, बॉन्डिंग होएगी। अगर बॉन्डिंग एक बार हो जाती है उससे क्या होता है, दिमाग में, माँ के दिमाग में जो है वो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। जैसे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, वो मिल्क इजेक्ट करता है। तो जैसे वो आएगा, ऑक्सीटोसिन एक प्यार वाला होता है हार्मोन, जैसे उसको अच्छा लगने लगेगा,
बच्चा अपने पास रहना, कडल करना, लव अफेक्शन देना, ये सब चीज़ों से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। और ऑक्सीटोसिन रिलीज होने के बाद क्या होता है, फिर मिल्क इजेक्ट होता है, फिर बच्चा पी लेता है। तो 2-2 घंटे के अंतराल में ऐसे अगर आप टच कराते रहेंगे तो एडिक्वेट ब्रेस्ट मिल्क आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस आप जब भी बच्चा रोता है तो आप पिला लो ऑन डिमांड, जैसे हमेशा ऑन डिमांड नहीं है। ओके ओके। एंड सर ये 6 मंथ्स तक उनको ब्रेस्ट फीडिंग करानी है और 6 मंथ्स तक उनको कुछ और बेबी को कुछ भी नहीं देना है हमारे को? जैसे आप जैसे कुछ भी, जैसे अन होता है या सेरेलैक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें? बिल्कुल नहीं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग अप टू 6 मंथ्स, कुछ भी नहीं। जैसे मैंने बोला, प्यास के लिए भी माँ का दूध, भूख के लिए भी माँ का दूध, प्यार के लिए भी माँ का दूध। ओके। आप प्यार देना चाहते हो तो माँ का दूध पिलाओ, आप प्यास मिटाना चाहते हो तो माँ का दूध पिलाओ, भूख मिटाना चाहते हो तो वो माँ का दूध पिलाओ। ओके। ठीक है, इससे क्या होती है, माँ और बच्चे में बॉन्डिंग बढ़ती है। ठीक है ना। और माँ और बच्चों के साथ साथ माँ भी बेनिफिटेड रहती है, माँ को स्ट्रेस रिलीफ होती है, बच्चा खुश रहता है, बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होता है, माइलस्टोन्स इजीली अचीव होता है, उसका दिमाग भी बहुत सही शार्प होता है। सो सर, जो स्ट्रेस आप बात करें तो कैसा एक स्ट्रेस होता है जो मदर को उस टाइम पे होता है? देखिए, पोस्टपार्टम मतलब बच्चा पैदा होने के बाद एक स्ट्रेस सा रह जाता है हमेशा, और मदर के मन में हमेशा रहता है कि वेदर आई एम एबल टू फीड माई चाइल्ड प्रॉपरली, वो हमेशा रहता है मदर के मन में। तो वी आर द पीपल हियर टू हेल्प मदर्स ओके। कि कैसे क्या करना है। जिसकी देखिए इम्पोर्टेंट ये है कि एडिक्वेसी, कि बच्चे का पेट भर रहा है, उसी के चक्कर में सब रहते हैं कि वो पानी पिला दो, बाकी चीज़ें खिला दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। जैसे माँ का दूध आ रहा है तो दूध पीने के बाद बच्चा जो है वो सोएगा, 1 से 1.5 घंटा सोएगा। ओके। ठीक है, कम से कम 24 घंटे में कम से कम 6 से 7 बार, कम से कम 6 से 7 बार आपका यूरिन पास करेगा। ओके। और तीसरा है वेट बढ़ेगा। ओके। अगर ये तीनों चीजें हो रहे हैं तो माँ का दूध सफिशिएंट हो रहा है। ठीक है। 3 ही पैरामीटर्स हैं। एंड 6 मंथ्स के बाद में जो 1 ईयर का टाइम रहता है, उस टाइम पे कि बच्चे को क्या दिया जाता है? बिल्कुल, वो एक कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग होती है। आप वीनिंग कर रहे हैं, माँ का दूध पिलाते रहो, उसके साथ साथ धीरे धीरे आप इंट्रोड्यूस कराओ लिक्विड पे जैसे राइस वाटर हो गया, दाल वाटर हो गया, दाल पानी, चावल का माड़ हो गया, उसके साथ माँ का दूध भी देते रहो, ये भी देते रहो। फिर धीरे धीरे आप सेमी सॉलिड लाओ, जैसे खीर हो गया, चावल का खीर, सूजी का खीर, हलवा, ये सब चीज़ें धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करो। ठीक है। फिर आप खिचड़ी के ऊपर थोड़ा सा कैलोरी रिच करने के लिए देसी तो घी डाल। ये जो टर्म पीरियड है, ये 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक का पीरियड है। बिल्कुल। एंड आप पोस्ट 1 ईयर टू 2.5 ईयर्स तक का जो बच्चा होता है उस टाइम पे? 1 साल के बाद आपका घर का खाना बच्चा खाएगा, जो आप खा रहे हो बच्चा वही खाना खाएगा, रोटी, सब चावल? खाएगा, सब खाएगा। ओके। नॉनवेज अगर आप खा रहे हो तो नॉनवेज भी खा सकता है। ओके। 1 साल के बाद बच्चा आप जो घर में बन रहा है वही खाना खिलाओगे, प्लस स्नैक्स जो आप देना चाहते हो, जैसे फल, सारे फल खाएगा बच्चा, ठीक है। सारा फल खाएगा, माँ का दूध भी पिएगा। माँ का दूध के लिए ऐसा कुछ टाइम लाइन नहीं है कि 2 साल तक देना है, ये तक देना है, वो तक देना है, जब तक बच्चा पी रहा है तब तक पिलाओ। ओके। एक बॉन्डिंग जैसा काम करता है, ऐसा है ओके। इनका। तो सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि बच्चों के मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में बहुत से पेरेंट्स का कंसर्न रहता है कि हमारे बच्चे का जो है इमोशनल एंड मेंटली डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके बारे में जानना चाहते थे कि पेरेंट्स को कैसे रिएक्ट करना चाहिए और कब रिएक्ट करना चाहिए? कब रिएक्ट करना चाहिए? देखिए, एक होता है अर्ली साइंस, जिसे हम मानते हैं कि ये आप अगर देखते हो तो यू नीड टू रिएक्ट ओके। एंड एक्ट। ठीक है। तो आप कब करेंगे? देखिए, कुछ माइलस्टोन्स होता है जो आपको
याद रखना चाहिए, जैसे 2 महीने में गर्दन संभालना है, या बच्चा सोशल स्माइल करेगा 2 महीने में। सोशल स्माइल। हाँ, ओके 2 से 3 महीने में बच्चा गर्दन संभालेगा। ठीक है। ठीक है, सोशल स्माइल करेगा मतलब माँ को देखेगा, पहचानेगा, वो कर लेता है। फिर आपको धीरे धीरे गर्दन संभालना 2 से 3 महीने तक हो जाता है। मान लीजिए ये सब चीज़ें होने में 2 महीने लेट हो गए, मतलब 4 महीने तक गर्दन संभालना नहीं हो रहा है, 4 महीने तक सोशल स्माइल नहीं आ रहा है, ठीक है ना। 6 महीने तक बच्चा बैठ जाना चाहिए, ओके तो विथ सपोर्ट बैठ जाना चाहिए। तो 8 महीने तक पूरा बच्चा बैठ जाएगा विदाउट सपोर्ट, बिना सहारे के। तो अगर ये जब चीज़ें होने में थोड़ा सा विलम्ब होता है, मान लीजिए कि 2 महीने गैप हो रहा है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि थोड़ा बहुत चीज़ें गलत की तरफ जा रहा है। ओके जैसे बात करना, मोर इम्पोर्टेंटली जैसे बात करना, जैसे 6 महीने तक माँ बा ऐसे मोनोसिलेबल्स बोलते हैं उसको, तो माँ बा आ जाना चाहिए। और 12वें महीने तक आप मामा पापा बाबा दादा ऐसे चीज़ें आनी चाहिए। तो अगर ये नहीं हो रहे हैं तो मान लीजिए कि 1 साल तक बच्चा खड़ा हो जाना चाहिए अपने सहारे, और 1 महीने तक तो थोड़ा 1-2 स्टेप्स भी चले जाना चाहिए चलता हुआ सहारे के साथ। अगर नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम हो रहा है। मान लीजिए कि बीच में आपका आई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। सोशल स्माइल तब आएगा जब बच्चा आपको देखेगा, पहचानेगा, तभी होएगा। अगर मान लीजिए कि आपका सोशल कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है, आई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो तभी कोई प्रॉब्लम है। स्पीच मतलब लैंग्वेज डेवलप होना, आई कांटेक्ट डेवलप होना, और ये जो चीज़ें जैसे मैंने बोला कि ग्रॉस डेवलपमेंटल डिले होना, फाइन चीज़ें जैसे ये सारी चीज़ें होना, दीज आर द रेड फ्लैग्स। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट कि देखिए बच्चा ऐसा नहीं कर रहा। सर अगर ये 2 महीने के बाद मुझे जो रेड फ्लैग मिल रहा है कि बच्चा अपनी गर्दन नहीं संभाल पा रहा है, या आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, या स्माइल नहीं कर रहा है, सोशल स्माइल नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे पेरेंट्स को क्या रिएक्ट करना चाहिए? रिएक्ट बस ये करना चाहिए, यू नीड टू रश टू टू डॉक्टर फर्स्ट। ओके आपको ये सारी चीज़ें एक्सपर्टीज के ऊपर आप डाल देना चाहिए, लेट देम टू। ओके तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए, वो जो करना है वो करेंगे। दीज आर दी अर्ली साइंस। और जो इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है, अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं अर्ली स्टिमुलेशन। अगर हम जितना जल्दी स्टिमुलेशन देंगे उतना जल्दी हमें रिजल्ट मिलेगा और अच्छा खासा मिल जाएगा। एंड सर अगर 2 मंथ से जो एक पीरियड है 1 और 2 ईयर्स तक का, जब बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट है, हाँ जी, तो उस टाइम पे हम क्या ऐसी चीज़ें और ऐड ऑन कर सकते हैं ताकि कि वो डेवलपमेंट में और हेल्प हो? क्या कुछ गेम्स ऐसे कर सकते हैं, या फिर क्या चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं? क्या मतलब अगर मुझे बच्चे को एकदम आइंस्टाइन जैसा दिमाग बनाना है उसका तो कैसे क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन होनी देखिए चाहिए? आइंस्टाइन देखे, मैं मान सकता हूँ कि सब चाहते हैं कि अपना बच्चा इंटेलिजेंट हो, राइट तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप अर्ली स्टिमुलेशन दें। अर्ली स्टिमुलेशन आजकल आपके हर जगह, हर पीडियाट्रिशियन को पता है कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इंटरवीन कैसे करते हैं। ऐसा नहीं कि ये कोई घर में ऐसे बता दिया और जाके आपको करना है, नहीं, आपको कंटिन्यूस फॉलोअप में रखना है। देखिए ब्रेन मैच्योरिटी होने के लिए पूरा का पूरा 2 साल लग जाते हैं। पूरा ब्रेन आपका मैच्योर होता है 2 साल तक। ब्रेन मैच्योर क्या क्या चीज़ों से नहीं होता, जैसे आपका हाइपोथायराइड होना, थायराइड की कमी आना, हार्मोन्स की, और रहे बात स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज, रही बात बच्चे का मतलब न्यूनेटल डिप्रेशन होना, जैसे बच्चा पैदा हुआ रोया नहीं, जैसे बच्चा पैदा हुआ फिर पैदा होने के बाद बच्चा रोया नहीं तो उसको सेप्सिस हो गया। तो ये सारे जो होते हैं हाई रिस्क इन्फेंट होते हैं, इनके में थोड़ा सा ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट और सही से होना थोड़ा सा रिस्की होता है। लेकिन अगर आप सही टाइम पे सही से इंटरवीन करो तो ये सारे रिजल्ट बहुत अच्छे हो जाते हैं बाय 2 इयर्स। ओके ठीक है, तो अगर टाइमली आप इंटरवीन करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आप सही से मिल जाती हैं। हेल्पफुल जानकारी होगी जो पेरेंट्स हैं या न्यू बिगनिंग्स हैं
तो उन लोगों को उनको ये हेल्प बहुत अच्छी मिल जाएगी इस चीज़ से। सो सर मेरा थर्ड क्वेश्चन है वैक्सीनेशन के बारे में, क्योंकि जी। पेरेंट्स को थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वैक्सीनेशन के बारे में जी कि कब बच्चे को वैक्सीनेशन देनी है। और आई थिंक मेट्रो सिटीज़ के अंदर तो वैक्सीनेशन मिल जाती है, लेकिन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ के अंदर वो वैक्सीनेशन की प्रॉब्लम रहती है, वहाँ पे अभी लोगों को जागरूकता नहीं है। तो उसके बारे में कि किस किस स्टेज में किस किस टाइप की वैक्सीनेशन होती है, एंड अगर थोड़ा सा सर कॉस्ट लेवल पे भी अगर आप बता सकेंगे क्या कॉस्टिंग आती है, सो दैट वो एक जो हेजिटेशन रहती है ना कि यार वैक्सीनेशन तो बहुत महंगी चीज़ होती है, तो उनको वो थोड़ा सा बेनिफिट्स मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसके ऊपर ज़रूर बात करनी चाहिए। वैक्सीनेशन सेव्स लाइव्स। ओके। कैसे? मतलब कुछ चीज़ें हैं, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस, मतलब ऐसा है कि वैक्सीन से हम कुछ डिजीजेस हैं उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे आपका हो गया पोलियो, हेपेटाइटिस बी, है ना, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, हुफिंग कफ, मीजल्स, चिकन पॉक्स और बाकी पर्टुसिस। ओके। ये सारी चीज़ें जो है, ये बहुत सारे वैक्सीन हैं जिसके थ्रू हम कुछ वैक्सीन से तो आपका डिजीज़ प्रिवेंट हो जाता है, कुछ वैक्सीन से आपका जो डिजीज़ की सिवियरिटी है वो कम हो जाती है। ओके। फॉर एग्जांपल फ्लू। ऐसे रही बात कैसे हम वैक्सीन करते हैं, तो वैक्सीनेशन के लिए हम दो प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं। एक होता है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल और दूसरा जो है IAP, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। ओके। तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है उसके हिसाब से आपका गवर्नमेंट का वैक्सीनेशन चलता है। ऑलमोस्ट ऑल वैक्सीन्स आर कवर्ड इन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल एक्सेप्ट फॉर फ्यू लाइक चिकन पॉक्स हो गया, मम्प्स हो गया और हेपेटाइटिस ए हो गया, फ्लू वैक्सीन हो गया। ये सारी चीज़ें कवर नहीं होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट बाकी चीज़ें कवर हो चुकी। ओके। अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते हो, तो डेफिनेटली इफ़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज़ नियर बाई तो आप वहाँ पे ले सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़े बहुत अफोर्डेबल हैं तो आप IAP शेड्यूल के थ्रू आप ये जो वैक्सीनेशन, ऑप्शनल वैक्सीनेशन इसको बोलते हैं, आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये जो ऑप्शनल वैक्सीनेशन है ये ठीक नहीं है, ये ज़्यादा पैसे वाले हैं, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। दे आर अफोर्डेबल वैक्सीन्स एक्चुअली। ओके। ठीक है ना, तो आप ये वैक्सीन्स भी ले सकते हैं। और रही बात अवेलेबिलिटी की और प्रोक्योर करने की बात होगी, तो मुझे लगता है कि आजकल टायर 1 और टायर 2 सिटीज़ के अलावा और बाकी जो कस्बे रह गए और शहर रह गए, वहाँ पे भी पीडियाट्रिशियन आ गए अच्छे, आजकल अच्छी खासी वैक्सीनेशन हो जाती है। एंड सर किस टाइम पे कौन कौन सी वैक्सीनेशन का एक शेड्यूल होता है? बिल्कुल, एक शेड्यूल होता है। एक आपका बर्थ डोज वैक्सीनेशन होता है जिसमें हम 3 वैक्सीन लगाते हैं। जो बर्थ होते के साथ जी, बर्थ होते ही साथ लगाते हैं। बर्थ होते के साथ साथ लगाते हैं। जो लोग स्टेबल होते हैं, जो बच्चे स्टेबल होते हैं उनको तुरंत ही लगा देते हैं। जो बच्चे स्टेबल नहीं होते, सिक होते हैं, बीमार होते हैं, उनको जब वो स्टेबल होने लग जाते हैं तब हम NICU में वैक्सीनेशन कराते हैं। ओके। जी, ऐसा नहीं है कि सिक है तो वैक्सीन नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ी बात लग जाएगा। ओके। जैसे होते हैं कि बच्चे छोटे हैं तो नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है, वो लगेगा। ठीक है। सो फर्स्ट हो गया ये बर्थ के साथ में वैक्सीनेशन जो आपने ये बताया, ये कौन कौन से वैक्सीनेशन होती है? ये एक BCG होती है। BCG मतलब ये जो ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंट करता है। एक हेपेटाइटिस बी हो गया और एक ओरल पोलियो वैक्सीन होता है, ठीक, जो पोलियो प्रिवेंट किया। एंड उसके बाद सर उसके बाद 6 हफ्ते में आता है वैक्सीनेशन। हाँ, 6 हफ्ते में वैक्सीनेशन आता है। वही सेम रिपीट होता है 10 हफ्ते में, वही सेम रिपीट होता है 14 हफ्ते में। फिर उसके बाद आपका आ जाता है 6ठा महीने वाला वैक्सीनेशन। सो 6 वीक्स में भी सेम नहीं, हेपेटाइटिस बी आएगा और बाकी चीज़ें भी आएगी, जैसे DPT वैक्सीनेशन हो गया, डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टेटनस,
ये सारे आएंगे, हेमोप्लस इन्फ्लुएंजा आएगा, निमोकोकल वैक्सीन आएगा, ये सारे आ जाएंगे आप। ओके। फिर छठा महीना आ जाएगा, छठा महीने में आपका टाइफाइड वैक्सीन आएगा, आपका फ्लू वैक्सीन आएगा, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, है ना। ओके। एक शेड्यूल बनी हुई है, शेड्यूल के हिसाब से हम लगाते हैं, डेट भी उसी के हिसाब से। और उसके बाद ये कब तक वैक्सीनेशन कब तक चलता है? देखिए वैक्सीनेशन जो है, पीडियाट्रिक वैक्सीनेशन जो है 10 साल तक चलता है, 10 ईयर्स तक। 10 ईयर्स तक चलता है। बट उसमें- मुझे नहीं लगता है लोग 10 ईयर्स तक वैक्सीनेशन कराते हैं। आई थिंक ये होता है कि 2-2.5 साल तक वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया, एग्जैक्टली उसके बाद पेरेंट्स भी फॉलो अप लेना छोड़ देते हैं। तो हो सकता है हम पीडियाट्रिक से अब कुछ प्रॉब्लम होगी, बेबी बीमार होगा तो हम जाएंगे किसी जनरल फिजिशियन के पास में, वो pediatric डॉक्टर से भी डिस्कस। मैं समझ सकता हूँ, ये सारी चीज़ों में हम पीछे पड़े हैं, ये सारी चीज़ों में हम पीछे हैं। डेफिनेटली लैक ऑफ सेंसिटाइजेशन, लैक ऑफ एजुकेशन, और इसके लिए मैं हमेशा एजुकेट करना चाहूँगा हमारे जितने भी दर्शक हैं और जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि आप फॉलोअप में हमेशा रहें। इट्स नॉट दैट योर बेबी इज़ डूइंग गुड मीन्स एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन वेल, नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि ना हर एक चीज़ों में आप देख रहे हो हमारा बच्चा ठीक है, नहीं, आपका बच्चा हमेशा ठीक नहीं होता। कभी उसको वजन की दिक्कत होती है, तो कभी उसको हाइट की दिक्कत होती है, कभी उसको मेंटल इश्यूज भी होते हैं जो आपको पकड़ में आती नहीं है। इसीलिए यू नीड टू सी ए डॉक्टर कि उसका वैक्सीनेशन कंप्लीट हुआ है, उसको मेंटल चैलेंजेस कुछ आ रहे हैं, उसको फिजिकल चैलेंजेस कुछ आ रहे हैं, तो ये सारे चीज़ों को आपको फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट दिस शुड बी फॉलोड अप अंटिल 10 years ऑफ एज। तो उसमें ना सारे चीज़ें कवर हो जाते हैं। जैसे एक आपका हो गया डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हो गए जो आपको 5 साल तक हो जाती है। उसके साथ साथ आपका वैक्सीनेशन हो गया, जो आपको ऑलमोस्ट ऑल वैक्सीनेशंस आर कवर्ड बाय द एज ऑफ 5 years। और बाकी जो बचते हैं सिर्फ बूस्टर्स भी बचते हैं, जो 5 साल तक भी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड होती है। फिर उसके बाद 5 साल के बाद आपका सेक्सुअल मैच्योरिटी रेटिंग्स देखनी होती है, SMR। ओके। कि आपका बच्चा सेक्सुअली कितना मैच्योर होता है, वो 9 साल से शुरू हो जाता है। ओके। ठीक है। फिर आपका 10th ईयर में आपका वैक्सीनेशन, फाइनल वैक्सीनेशन होता है, और उसमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, जैसे आपका मतलब प्रिवेंटेबल डिजीजेस लाइक सर्वाइकल कैंसर वाला लड़कियों में, तो उसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं एट द एज ऑफ 10, 9 years। 9 ईयर्स, ताकि ये इन फ्यूचर कभी कोई प्रॉब्लम इन फ्यूचर कभी प्रॉब्लम ना हो। 45 years ये तो लेवल पे मतलब लोगों को किसी को भी ये Exact. तो है ही नहीं है, एग्जैक्ट, ये तो किसी को भी नहीं पता है। बिल्कुल। इसके ऊपर ज़रूर मतलब हमें भी मतलब कम्युनिटी के हिसाब से हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, उसके साथ साथ सरकार को भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ेगी, ताकि ये जो है इसके बारे में एजुकेशन मिले और लोग सेंसिटाइज हो इसके बारे में, है ना। तो ये सारी चीज़ों मतलब इसको थोड़ा सा फोकस में लाना बहुत ज़रूरी है। नहीं सर, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जी। सो सर, मेरा 4th क्वेश्चन है कि डॉक्टर विजिट कितना रेगुलर होना चाहिए, कब कब डॉक्टर्स के साथ में विजिट करना चाहिए, तो फॉलोअप आफ्टर बेबी वो कितने टाइम पे इंटरवल्स पे होना चाहिए? देखिए अगर बेबी आपका पैदा होता है तो पहले तो डॉक्टर्स तो देखते ही हैं, उसके साथ साथ आप जैसे ही आप डिस्चार्ज होते हो, डिस्चार्ज के तीसरे दिन आके आप एक बार विजिट करके लेके जाओगे इफ़ द बेबी इज़ डूइंग वेल। उसके बाद आपका नेक्स्ट विजिट होता है नेक्स्ट वैक्सीनेशन पे, जैसे 6th वीक। फिर अगली बार जैसे 1 महीने के बाद हो जाती है, फिर 1 महीने के बाद हो जाती है, फिर 1 महीने के बाद हो जाती है। तो ऐसे ही अगर देखेंगे तो जितना वैक्सीनेशन रहता है उतने वैक्सीनेशन में रूटीन विजिट्स हो जाते हैं। तो पहले साल में तो ऐसा कोई ये नहीं है कि आप विजिट नहीं करते हो, जैसे ही वैक्सीनेशन का टाइम आता है तो आप विजिट ही करते हो। आप बहुत सारे वैक्सीनेशंस हैं तो आप इजीली आपको फॉलोअप में रहोगे ही रहोगे। लेकिन उसके बाद मान लीजिए कि 1 साल के बाद हो गया तो धीरे धीरे आपको भी वैसे ही एक बूस्टर रहेगा,
1.5 महीने में बूस्टर रहता है, कभी 12 महीने में रहता है, 12 महीने के बाद 14 महीने में रहता है, फिर 15 महीने में रहता है, 16 महीने में रहता है, 18 महीने में रहता है, फिर 20 महीने, 24 महीने, ऐसे करके वो भी फॉलो वाला तो है। 2 years हो गए। ठीक। फिर उसके बाद जो है हर 6 महीने में आपको कम से कम तो एक बार विजिट करना बहुत जरूरी है। 6 months में एक रेगुलर विजिट करनी एक रेगुलर रूटीन विजिट तो आपको करना ही है। टिल द एज ऑफ 10। नहीं, आप 5 इयर्स, एंड सर ये 5 years के बाद में जो 9 years वाला जो आपने बताया था, तो आपको ये साल भर में एक बार, फिर वो 1 year में एक बार विजिट करना था। राइट सर। तो सर साल भर में एक बार का आपको विजिट करना है। ठीक है सर। सो सर मेरा 5th क्वेश्चन है जी। कि स्क्रीन टाइम को लेके आजकल बहुत ज़्यादा पेरेंट्स परेशान है बच्चों को, मतलब फ़ोन यूज़ करने की इतनी ज़्यादा आदत पड़ गई है, वो बिना फ़ोन के खाना नहीं खाते हैं। जी। तो वो स्क्रीन टाइम को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कितना हार्मफुल है वो छोटे बच्चों के लिए, जो मतलब स्कूल से आते के साथ ही या फिर अभी स्कूल जाना भी स्टार्ट नहीं हुए तब भी उनके हाथ में फ़ोन है, बिना फ़ोन के वो पूरा टाइम कार्टून देखते रहते हैं या फिर उनको कुछ गेम खेलना है। तो उस स्क्रीन टाइम को कैसे कम कर सकते हैं एंड कितना हार्मफुल है ये बच्चों के लिए? बिल्कुल हार्मफुल है ये, क्योंकि ना स्क्रीन टाइम जो होता है ना, इनका जो नेचुरल डेवलपमेंट को जो है वो हल्ट करता है। ओके। तो अगर माने तो आइडियली आपको अंडर 2 इयर्स ऑफ एज में आपको बिल्कुल भी स्क्रीन नहीं देना चाहिए। ठीक है। और 2 से 5 साल के बच्चों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, वो भी सुपरवाइज्ड होना चाहिए कि बच्चे क्या देखते हैं, ओके। और फुल ऑफ कंटेंट्स, जैसे सीखने वाली चीज़ है। ठीक है, और पेरेंट्स उसमें वॉचफुल रहेंगे कि क्या कंटेंट्स होना चाहिए। ठीक है। और इसके ऊपर बहुत डिबेट होना चाहिए एक्चुअली। आजकल के, जैसे आपने बोला कि आजकल के बच्चे खाना नहीं खाते, ये नहीं खाते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके बिना जब स्क्रीन्स नहीं हुआ करता था तभी बच्चे खाते थे। देखिए, मैं ये बात के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ, आपका जो डिलेड स्पीच उसी की वजह से होता है कि आप यूनिलैटरली आप देखते हो लेकिन बात नहीं करते हो। आपको बात करना बहुत जरूरी है, बात सुनना है, तो उसमें क्या करते हो, आप बात सुनते हो, आप इंटरेक्ट नहीं करते हो। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि आपका डिलेड डेवलपमेंट ऑफ स्पीच हो रहा है। आप फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हो तो आपका ओवरवेट का इशू रहता है, अटेंशन डिफिसिट रहता है कि, और बाकी चीज़ों में जिसमें आपका अटेंशन रहना चाहिए वो अटेंशन इश्यूज भी क्रिएट हो जाता है। तो उससे भारी प्रभाव पड़ता है। आप देखिए, सोशलाइजेशन इज मच मोर इम्पॉर्टेंट इश्यूज। उसके बाद सोशलाइज होना, इंटेलिजेंस जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चे का। आप जितना दूर रखेंगे उतना ही अच्छा है। तो स्क्रीन टाइम तो मैं तो बोल रहा हूँ कि जितना आपको यूजफुल कंटेंट है 2 से 5 साल के बीच में, उतना ही आपको दिखाना चाहिए, बाकी चीज़ें दिखाना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के ऊपर काम भी कर रहा है, हम लोगों को सेंसिटाइज कर रहे हैं, और जो भी हमारे क्लिनिक्स में आते हैं हम उनको एजुकेट करते हैं कि कितना आपको स्क्रीन देना चाहिए, कितना स्क्रीन टाइम को आपको कैसे कंट्रोल करना चाहिए। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे आप स्क्रीन्स को अवॉइड कर सकते हो। आप मान लीजिए कि पुराने तरीके भी आप अपना सकते हैं। आप अगर न्यूट्रिशन में पुराने तरीके अपना सकते हैं तो इसमें क्यों नहीं। पुराने तरीके मतलब ये देखो बेल है, ये देखो मतलब आप कुछ भी टॉयज वगैरह आप उनको दे दिए, टॉयज दे दो, आप स्टिमुलेशन होता है वो अर्ली स्टिमुलेशन, जिसे आपको मैंने पहले बोला कि एक होता है अर्ली स्टिमुलेशन। ये टच, ये फील, ये सारी चीजें बहुत मायने रखते हैं बच्चों के लिए। टच, फील, लव, अफेक्शन, टॉक, रिस्पॉन्स, ये सारी चीजें बहुत मायने रखते हैं साइकोलॉजिकली। नहीं सर, ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के। एंड सर अब मेरा छठा क्वेश्चन है न्यूट्रिशन के बारे में, कि बच्चों को हमें क्या क्या न्यूट्रिशन वैल्यू देनी चाहिए फॉर डेवलपमेंट और फॉर गुड ब्रेन, गुड आइज, गुड हेयर। तो क्या क्या न्यूट्रिशन हमें बच्चों को प्रोवाइड कराना है? देखिए, बच्चे जो हैं, बच्चे को सब चीज़ खाना चाहिए। ठीक है। अगर सब चीज़ खाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, जैसे इम्पोर्टेंट वाइटामिन्स, इम्पोर्टेंट मिनरल्स, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, सब मिलता है। सब खाने में सब मिलता है।
इम्पॉर्टेंट इज यही कि वो पिकी ईटर्स होते हैं, फजी ईटर्स होते हैं, तो बोलते हैं कि इनके टेम्पर्स होते हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना। तो आपको उसी हिसाब से कोऑपरेट करना है, पेरेंट्स को उसी के हिसाब से कोऑपरेट करना होता है कि बच्चे जो है वो मतलब रेनबो डाइट उसे बोलते हैं, जिसमें कलरफुल डाइट मतलब सारे कलरफुल फ्रूट्स जितने भी हैं आपको लेना चाहिए। उसके साथ साथ वेजिटेबल्स, सारे जितने हरे भरे वेजिटेबल्स हैं सारे आपको कंज्यूम करने हैं। ट्यूबर्स, जितने भी मिट्टी के नीचे जो भी सब्जियां होती हैं वो सारे आपको कंज्यूम करने चाहिए। उसके साथ साथ ये नहीं है कि आपको मल्टीविटामिन आप किसी डॉक्टर के पास चले गए। अगर बच्चा आपका खा रहा है तो आपका बेटर है कि आपका न्यूट्रिशन जो खाने से है, सो मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू अगर खाने से पूरी हो रही है तो मल्टीविटामिन की जरूरत एग्जैक्टली वो सिरप्स बनते हैं मल्टीविटामिन पीडियाट्रिक बच्चों के लिए, तो उसकी जरूरत नहीं है अगर वो न्यूट्रिशन अगर सही रहता सही है रहता तो आपको मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं। अगर बच्चा मतलब लाइक कई लोग नॉनवेज ले लेते हैं और कई लोग नॉनवेज नहीं लेते हैं, प्योर वेज है, सो उस केस में बच्चों के लिए फिर न्यूट्रिशन वाली कैसे? देखिए कुछ चीज़ें नॉनवेज से मिलता है, जैसे बेसिकली फैट और प्रोटीन से मिलते हैं। जैसे वेजिटेरियन डाइट में हम पनीर ले लेते हैं, सोया ले लेते हैं, इक्विवेलेंट होता है वो, नॉट दाल। दाल में उतना ज़्यादा प्रोटीन नहीं है, वो कॉन्सेप्ट गलत है, लेकिन सोया में ज़रूर अच्छा खासा प्रोटीन है। आप पनीर में भी आप प्रोटीन दे सकते हो। और उसके साथ साथ आप जो फैट हैं, आप जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स हो गया, उसमें से भी आप कुछ ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए कि आप वेजिटेरियन है तो आपको ये सारे पोषण नहीं मिलेंगे, इट्स नॉट लाइक दैट, मिल सकते हैं। सो सर मेरा एक 7th क्वेश्चन है कि सीजनल इलनेस को लेके कि बच्चों के अंदर कौन कौन से टाइम पे या पीरियड के अंदर या किस वेदर कंडीशन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उस पर पेरेंट्स कैसे रिएक्ट कर सकते हैं और बच्चे के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। हाँ बिल्कुल, जैसे सीजनल इलनेसेस होते हैं, जैसे कोल्ड होता है, कॉमन कोल्ड होता है, फ्लू होता है, फ्लू इन एनी फॉर्म, जैसे आई फ्लू भी हो सकता है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी फ्लू भी हो सकता है, जैसे आपका गैस्ट्रोएंटराइटिस हो सकता है, मतलब डायरिया हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो बेसिकली आपको ये ख्याल रखना है कि हाइजीनिक प्रैक्टिस, कि आपका हाथ जो है आप धो रखा है अपने हाथ, तो ये सारी चीज़ें जो है आप बच्चों को जितना भी छोटा है उम्र, तभी से आप उसको एजुकेट कर सकते हैं। ठीक है। और बच्चे जितने छोटे होते हैं वो बहुत जल्दी अब पिक कर लेते हैं ये सारी चीज़ें। अगर उनको एजुकेट अच्छे से किया जाए तो उनकी लर्निंग बहुत बढ़िया होती है। तो आप उनको जितना जल्दी आप सेंसिटाइज करें, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस सिखाएं, और जैसे मास्क पहनना हो गया, मास्क पहनना इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस। ओके। हाथ धोना, हाथ को सैनिटाइज करना, ये अगर इतने ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको तो 50% बीमारियां आपको छुएंगी नहीं। तो मैं पेरेंट्स को ये ज़रूर बोलूँगा कि इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखें। इनसे सबसे कॉमन जो होता है कोल्ड एंड कफ रहता है बच्चों के बिल्कुल अंदर। बिल्कुल। तो किस सिचुएशन मतलब कितना क्या रिएक्ट करना है, कितना कफ है, उस पर डॉक्टर विजिट करनी है या फिर घरेलू उपाय से भी हो जाता है, ठीक हो जाता है। कई लोग वो पान का पत्ता और ये सब चीज़ें करके ठीक कर लेते हैं और कई लोगों को पता ही नहीं लगता, वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत लोगों के साथ एक्सपीरियंस हुआ ऐसा कि वो कफ होते होते वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उनको खुद ही समझ में नहीं है कि ये एकदम से क्या हुआ। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, आपका सवाल बहुत सही सवाल है। तो उसको आइडेंटिफाइंग द डेंजर साइंस इज इम्पॉर्टेंट। तो आप पहले मैं बात करूँगा घरेलू उपाय के बारे में, कि आपको सर्दी खांसी, उसको ऐसे हमारा क्लासिफिकेशन किया हुआ है IMNCI में, कि अगर जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो आशा कर्मी हैं, तो उनको ये बताया गया है, दे आर ट्रेंड इन दिस। अगर हम एजुकेटेड लोगों की बात करें तो वी पीडियाट्रिशियंस आर हियर। अगर हम थोड़े से नीचे सोसाइटी में चले जाते हैं जहाँ पे पीडियाट्रिशियन अवेलेबल नहीं होते हैं, उनके लिए जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं दे आर ट्रेंड इन दैट। मैं पहले बात करूँगा एज ए पीडियाट्रिशियन, आई वुड कि आप जो घरेलू उपाय जैसे हनी हो गया, हनी, तुलसी, ये सब देना आप दे सकते हो अगर सिंपल कोल्ड कफ है।
दूसरी चीज़ें ये है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो चेस्ट जो है, चेस्ट और बेली, इसके बीच गड्ढा ना बने। ओके। ये एक डेंजर साइंस होता है कि आप आते हैं, बच्चे को लेके आते हैं कि ये गड्ढा बन गया, है ना, पसलियाँ तेज चलना, ये सारे डेंजर साइंस होते हैं। तो सर आइडेंटिफाई कैसे होता है, जैसे अब बच्चे को घड़ करके एक खांसी हो रही है, बिल्कुल। या फिर वो नॉर्मल कोल्ड है जो घर में क्योर हो सकता है, या फिर उनको रश करना है डॉक्टर के पास में, तो वो रश वाली सिचुएशन कौन कौन सी है, सिम्टम्स क्या रहते हैं, वो आइडेंटिफाई पेरेंट्स कर सके कि यार ये प्रॉब्लम है, मतलब वो वेट ना करें कि मैं इसको घरेलू उपाय से ठीक करूं और इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके रिएक्शन। बिल्कुल। सो ये जो डेंजर साइंस होता है आपके, एक तो होता है बच्चा जो है पसली तेज चलना, उसको बोलते हैं टैकिपनिया। मतलब मान लीजिए कि सांस लेने के जो एफर्ट्स हैं, आपको लगेगा कि बच्चा एफर्ट डाल रहा है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ये आपको पता चल जाएगा। जैसे हम करते हैं तो वैसे ही बच्चे ही करेंगे। हाँ, तो उनको उसको बोलते हैं वर्क ऑफ ब्रीदिंग। एफर्टफुली बच्चा ब्रीदिंग कर रहा है, या वहाँ पे उसको आपको ऐसा भी लगेगा कि नाक बंद हो रहा है या चेस्ट में कंजेशन हो रहा है, बिल्कुल आप समझ पाएंगे कि उसको एफर्ट्स लग रहे हैं। ठीक है। एक हो गया वो। दूसरी बात ये है कि बच्चा उसके वजह से दूध नहीं पी पाना, बच्चा सुस्त हो जाना, ठीक है। नीला पड़ जाना, नीला बढ़िया। हाँ, ये सारी चीजें अगर होती हैं तो आपको सोचना नहीं है, आपको भाग के दौड़ के जाना चाहिए। यू नीड टू रश, आपको Okay. भाग के जाना चाहिए, कोई भी अस्पताल हो आस पास, क्यों ना, उसको तभी ऑक्सीजन की जरूरत बिल्कुल होती है। तो वो होता है आइडेंटिफाइंग द डेंजर साइंस। उसमें आप कुछ नहीं करो, ना पानी पिलाओ। अगर बच्चा नहीं पी रहा है, आप सोचोगे कि आपको दूध पिलाना है, बच्चे ने पिया नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पिलाओ नहीं, कुछ नहीं कराओ आप, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, यू नीड टू रश टू एनी डॉक्टर, प्रेफरेबली पीडियाट्रिशियन। तो आपको तभी भाग के जाना चाहिए। दीज आर द डेंजर साइन यू कुड नेवर एवर इग्नोर, आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते। ओके। एंड सर हम सीजन्स के बारे में बात कर रहे थे, तो जैसे नॉर्थ की बात करो तो विंटर सीजन है, समर सीजन है, रेनी सीजन है। सो इस टाइम पे कौन कौन सी जो मेजर प्रॉब्लम आती है बच्चों को, वो कौन कौन सी रहती हैं, और देखिए, एक तो रेनी सीजन होता है जिसमें हम गैस्ट्रोएंटेराइटिस ज़्यादातर देखते हैं, क्यों ना पानी का कंटेमिनेशन होता है। तो उसमें रेनी सीजन में ज़्यादातर डायरिया और जैसे वाटर बोर्न डिजीजेस जैसे होते हैं, जैसे डेंगू हो गया, जैसे एंट्रिक फीवर मतलब टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, ये सारी बीमारियां फैलती हैं। तो यू नीड टू बी केयरफुल कि आप जो है बाहर का खाना नहीं खाएं, और जो पानी आप पी रहे हैं यू शुड मेक श्योर दैट कि आपका पानी जो है वो सही है, सुरक्षित है, यू शुड मेक श्योर। और बाकी आप जैसे बोल रहे हो कि सीजन चेंज हो गया, सीजन चेंज के वजह से फ्लू होता है, तो आपको पता चल जाएगा फ्लू के वजह से क्या क्या बीमारियां होती है। रेस्पिरेटरी इलनेसेस होते हैं, जुकाम होती है, खांसी होती है, उसके साथ कभी कभी लूज मोशन भी हो सकता है, उसके साथ फीवर के साथ साथ रैशेस भी आ सकते हैं, लाल लाल दाने भी आ सकते हैं। तो यू मस्ट बी केयरफुल कि ये मौसम के मतलब मौसम चेंज होने के साथ ये सारी चीज़ें आ गई है, जो सीजनल चेंजेस हैं, तो ये आ सकती है। बहुत सारी जगहों में हमने देखा है कि माएँ और मतलब पेरेंट्स ऐसे मतलब ऐसे रिएक्ट करते हैं कि अभी ठीक होके गया था, अभी तो एक महीने पहले की बात है। यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट कि कब हुआ था, क्या हुआ था, बट प्रेजेंट एपिसोड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन प्रीवियस एपिसोड। कि क्या हुआ था उससे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रेजेंट एपिसोड जो है, ऐसा भी हो सकता है वो वाला जो इलनेस था पिछला वाला, उसकी वजह कुछ कोई और वायरस थी और इसकी वजह कोई और वायरस है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। एंड सर विंटर्स के टाइम पे क्या प्रॉब्लम आती है? विंटर्स के टाइम पे स्पेशली कोल्ड होता है, फ्लू से दिक्कत होती है, कभी कभी हम पॉक्स भी होता है, मतलब चिकन पॉक्स, ये भी देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। एंड समर्स के टाइम पे? समर्स के टाइम पे जैसे आपको समर्स के टाइम पे यू शुड बी केयरफुल अबाउट एलर्जी।
पॉलेंस, ये जो पॉलेंस आते हैं उसके बाद उसे सांस लेने में तकलीफ होती है, आस्थमेटिक अटैक्स आना, बच्चों को भी चाइल्डहुड अस्थमा है तो उसकी वजह से भी वो भी ट्रिगर हो सकता है। सो सर थैंक यू सो मच, बहुत ही हेल्पफुल बातें हम लोगों ने करी और इससे बहुत सारी जो ऑडियंस है उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड थैंक्स सो मच फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट एंड बहुत इन्फॉर्मेशन ऐसे पेरेंट्स को मिलेगी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद हमेशा पेरेंट्स के सपोर्ट के लिए। और मैं हमेशा ये बात बोलूँगा कि आप पेरेंट्स के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा, हमेशा बच्चे के साथ रहें, केयरफुल रहें और जहाँ पे जैसे रिएक्ट करना है वहाँ पे आप रिएक्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन बाद करूँगा, ये सब नहीं करना चाहिए। आप खुद खुश रहिए। जब आपका मेंटल स्टेटस सही रहेगा तो आप बच्चों का भी मेंटल स्टेटस सही कर पाएंगे और उसका डेवलपमेंट भी बहुत सही रहेगा। बस, थैंक यू।